नमस्कार। शेखर की बात में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसी कहानी जिसकी शादी 11 मई की होती है। 20 मई को वो हनीमून पर जाते हैं। 3 दिन बाद वो लापता हो जाते हैं। 2 जून को पति की लाश मेघालय के पास शिलोंग के कुछ एक इलाके में मिलता है और फिर 9 जून को पत्नी यूपी के गाजीपुर से पकड़ी जाती है। दोस्तों, सोनम रघुवंशी व राज रघुवंशी के मामले में पति पत्नी के बीच रिश्तों की परिभाषा बदल कर रख दिया है। विश्वास को चकनाचूर कर दिया है। पिछले दिनों मेरठ हत्याकांड ने रिश्ते के भरोसे को तार तार किया था, जिसमें पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ को मार डाला। लाश के टुकड़े करके ड्रम में भरकर ऊपर से सीमेंट और बालू का घोल बनाकर ड्रम को जाम कर दिया था। अब सोनम रघुवंशी और राज रघुवंशी के मामले ने तो विश्वास की बलि ही दे डाला है। दोस्तों, आज हम सोनम और राजा की शादी और शादी के बाद 2 हफ्ते के अंदर पत्नी सोनम द्वारा पति की हत्या के पूरे घटनाक्रम को समझने जानने का प्रयास करेंगे। आखिरकार पत्नी सोनम ने यह कत्ल क्यों करवाया, क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या थी और अभी आगे क्या खुलासा बाकी रह गया है, ये सब कुछ जानने समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं CS भारद्वाज। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना अभी तत्काल की ही है, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है। सबसे पहले शादी कैसे हुई यह जानते हैं। दरअसल इंदौर और आसपास के कुछ इलाकों में रामनवमी पर जब त्यौहार मनाया जाता है, तब इंदौर में एक चलन है कि एक समाज के लोग अपनी पत्रिकाएं छपवाया करते हैं। पत्रिका के अंदर जो युवक और युवतियां होती हैं, उनकी पूरी डिटेल दी जाती है। कौन क्या कारोबार कर रहा है, किसकी कितनी पढ़ाई लिखाई है, कौन कितना कमाता है, साथ ही कितनी आमदनी होती है परिवार की, ये सब कुछ उस पत्रिका में होता है। अब यदि इनमें से कोई किसी को पसंद करता है तो शादी के लिए एक दूसरे से बातचीत आगे बढ़ती है। इसी क्रम में जो राजा रघुवंशी होता है, जो कि इंदौर शहर का रहने वाला होता है, उसकी नज़र पड़ती है एक पत्रिका पर। पत्रिका पर एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है, नाम उसका सोनम रघुवंशी होता है। उस लड़की को देखता है। लड़के की उम्र लगभग 28 साल। इस हिसाब से भी दोनों के रिश्ते ठीक हो सकते हैं। वो अपने माँ बाप को कहता है, जो कि सहकार नगर में ट्रांसपोर्ट कारोबार करते हैं उसके माता पिता। लड़का 3 सगे भाई होते हैं। तीनों की बहुत अच्छी स्थिति होती है कारोबार में, ट्रांसपोर्ट के कारोबार में अच्छी खासी हस्ती है, पैसे की कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बेटा अपनी माँ उषा देवी के पास जाकर कहता है, माँ यह लड़की देखो कितनी सुंदर लग रही है, क्या तुम इससे मेरी शादी करा सकती हो? अपने समाज की है, वैसे भी पत्रिका के अंदर यह फोटो है, कोई दिक्कत तो है नहीं। माँ को भी लड़की अच्छी लगती है। माँ अपने परिवार में बातचीत करती है, उसके भाई होते हैं, 2 बड़े पापा हैं उसके। कहती है कि राजा के भी तो शादी करनी है, एक पत्रिका पसंद है, हम लोग एक काम करते हैं, लड़की वालों से बातचीत करते हैं। इस प्रकार सबसे पहले फ़ोन लगाया जाता है। लड़की वालों के यहाँ अपने बारे में बताया जाता है कि हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, 3 बेटे हैं, सबसे छोटा बेटा लाडला है, यही सबसे होशियार भी है। सारी बात बताई जाती है। सामने वालों को भी यह रिश्ता पसंद आता है। सामने वाले मतलब जो सोनम रघुवंशी के परिवार वाले होते हैं। दोस्तों, सोनम रघुवंशी के परिवार वाले प्लाईवुड का काम करते हैं, उनका बिजनेस है, अच्छी खासी अच्छी दुकान है और दुकान की जिम्मेदारी और जो कंपनी टाइप की थी वह बेटी ही संभाला करती थी। एक तरह से सोनम अपने पिता के कारोबार की HR मैनेजर थी। आगे दोनों परिवार आपस में मिलते हैं। पंडित जी को बुलाया जाता है, बिठाया जाता है, उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। लड़के वाले चाहते थे कि 5-6 महीने बाद, मतलब साल के अंदर, कोई अच्छा मौका देकर शादी हो, लेकिन लड़की वाले ये चाहते थे कि अभी 1-2 महीने में ही शादी कर लीजिए।
और ये जो बातचीत चल रहा था, ये सारी बातें अक्टूबर 2024 की हैं। लगातार इस तरह की बातें चल रही होती हैं। पहली मुलाकात के बाद आगे भी मुलाकात बातचीत होते रहते हैं। इस प्रकार होते होते 11 मई 2025 की वो तारीख आ जाती है जिस दिन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से संपन्न होती है। अब शादी के बाद अभी 2-3 दिन का समय ही बीता था कि जो दुल्हन सोनम रघुवंशी जो घर आई थी, नई नई पढ़ी लिखी थी, वो भी अपने घर का बिजनेस व्यापार संभाला करती थी, उसने प्लान किया कि क्यों ना हम घूमने चले। आजकल शादी के बाद जोड़े घूमने जा रहे हैं, उसे हनीमून कहा जा रहा है। सोनम घूमने की प्लानिंग करती है, पति से कहती है। हालांकि पति मना किया कि अभी परिवार के साथ समय बिताते हैं, कभी बाद में आराम से चलेंगे। लेकिन दुल्हन थी कि नहीं नहीं जाना है, और दुल्हन खुद ही टिकट कराती है। टिकट वो शिलोंग के लिए कराती है और बोलती है कि उधर ही माँ कामाख्या देवी के दर्शन भी कर लेंगे, क्योंकि वह पति से यही कहलवाना चाहती थी घर में, क्योंकि पति ने कामाख्या देवी के दर्शन नहीं किए थे। राजा अपनी माँ से कहता है, माँ जब सोनम ने टिकट करवा ही दिया है, निकाल दिया है, तो अभी चले जाते हैं, नहीं तो इसका मन दुखी होगा। इस प्रकार आखिरकार 20 मई 2025 को शादी के 9 दिन बाद राजा रघुवंशी और पत्नी सोनम रघुवंशी एक साथ हनीमून मनाने के लिए अपने घर से लगभग शिलोंग 2172 किलोमीटर दूर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एयरपोर्ट पड़ता है, उस पर एक फोटो खींचते हैं दोनों, और फोटो खींचकर अपने घर वाले ग्रुप में डाल देते हैं। परिवार को दिखाते हैं कि हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। ग्रुप में पड़ी फोटो जैसे ही माँ उषा देवी देखती हैं, फोटो को देखकर बार बार जूम कर रही होती हैं। जूम करने के बाद माँ को बहुत गुस्सा आता है। माँ उषा देवी तुरंत अपने बेटे यानी राजा रघुवंशी को फोन लगाती हैं, कहती हैं, बेटा तुझसे मैंने मना किया था, उसके बावजूद भी तू इस सोने की चेन को पहन के जा रहा है। तुझे पता है कितनी कीमत की ये चेन है? लगभग 2.5 से 3 लाख की चेन है। इसको ले जाने की क्या जरूरत थी? तुम हनीमून मनाने जा रहे हो या सोना चांदी का दिखावा करने के लिए जा रहे हो? उधर से राजा रघुवंशी कहता है, माँ मैं इसे लाना नहीं चाहता था, लेकिन सोनम जिद करने लगी कि अपनी ज्वेलरी पहन के चलना, अपनी चेन पहन के चलना, अच्छे लगते हो। तुम इस तरह बिना ज्वेलरी के ठीक नहीं लगेगा, हम वहाँ फोटो खिंचवाएंगे, बहुत सारा कुछ ये तमाम बातें वो कहता है। कुछ इस तरह राजा रघुवंशी माँ को बताता है। तब माँ समझाती है कि बेटा जब बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो अपनी अच्छी चीज़ों की, अपनी कीमती चीज़ों की नुमाइश नहीं करते हैं। मौका मिलते ही इस चेन को छुपाकर अपने बैग के अंदर रख देना, ताकि किसी की नज़र इस पर ना पड़े। माँ को थोड़ा डर था कहीं इसकी सोने की चेन किसी को दिखाई दे, कोई इस पर हमला ना कर दे, मेरे बेटे को कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे। माँ तो भाई माँ होती है, इसलिए माँ अपने बेटे से बार बार बात करती रहती है, यह पूछने के लिए कि अब कहाँ हो, कहाँ पहुँचे हो, तुम लोग ठीक तो हो। इस प्रकार दोनों कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं और मेघालय की राजधानी शिलोंग पहुँच जाते हैं। उसके बाद घूमना फिरना शुरू होता है। घर वाले, परिवार वाले पल पल की जानकारी इसलिए भी ले रहे थे कि माँ उषा देवी ने लगभग 2.5-3 लाख की कीमत की चेन जो बेटे के गले में देख ली थी, इसलिए भी बड़ी बेचैनी हो रही थी माँ को, कहीं बेटे को कीमती चैन के कारण कोई नुकसान ना हो जाए। इस प्रकार 23 मई 2025 की तारीख आ जाती है। 23 मई 2025 को दोपहर 1:45 के आसपास का समय हो रहा था। उषा देवी अपने बेटे राजा रघुवंशी और बहू सोनम रघुवंशी से बात करती है, लेकिन वह उसके बेटे से आखिरी बातचीत होती है। उसके बाद संपर्क टूट जाता है और उसके बाद जो होता है वो काफ़ी भयावह होता है। लगातार फोन बंद जा रहा होता है, घर के लोग परेशान। उसके बाद पता चलता है कि बेटा और बहू गायब हैं। 1-2 दिन संपर्क नहीं होने के बाद आखिरकार 25 मई 2025 को लड़की का भाई, जिसका नाम गोविंद होता है, और लड़के का भाई विपिन जो बीच वाला भाई होता है,
वो तत्काल हवाई जहाज से शिलोंग पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो लोग अपने भाई और बहन को ढूंढते हैं। स्थानीय प्रशासन, पुलिस वगैरह से मदद की गुहार लगाते हैं। हालांकि शुरुआत में लोकल पुलिस ने मदद नहीं किया। जब इनकी मेघालय पुलिस मदद नहीं करती है तो इसके बाद ये लोग यूट्यूबर्स से मदद मांगते हैं और यूट्यूबर्स इस मामले को लगातार हाईलाइट कर देते हैं। जब मामला हाईलाइट होता है तो यह मामला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव तक पहुंच जाता है। दोस्तों, शायद मेघालय पुलिस शुरू में ही मदद करती तो यह मामला शायद इतना हाईलाइट नहीं होता और हो सकता है कि इतना बड़ा हादसा भी टल गया होता। लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से मामला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश तक पहुंच जाता है। उसके बाद यह मामला इसी प्रकार सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स के माध्यम से देश के गृह मंत्री अमित शाह तक भी पहुंच जाता है। उसके बाद फिर अमित शाह जी फोन करते हैं सीधा मेघालय के मुख्यमंत्री को, और जब फोन पहुंचता है तो उसके बाद फिर मीडिया इस मामले की कवरेज करना शुरू कर देता है। मेघालय पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ वगैरह सब हरकत में आते हैं और मीडिया पल पल की जानकारी जुटाना शुरू कर देता है। नेशनल टीवी पर प्रमुख समाचार बन जाता है यह मामला। प्रशासन, पुलिस खोजबीन में लग जाते हैं। लगातार दिन बीत रहे होते हैं। 23 मई से गायब दूल्हा और दुल्हन का कोई सुराग नहीं मिलता है। आखिरकार 2 जून 2025 की तारीख मेघालय राज्य के एक जिले जिसका नाम है पूर्वी खासी हिल्स में एक थाना पड़ता है सोहरा। उसी थाना क्षेत्र में एक इलाका है बोईसा। वहाँ एक डोंग है जिसे बोईसा डोंग भी कहा जाता है। वहाँ पे एक गहरी खाई है और गहरी खाई के अंदर एक लाश मिल जाती है। लाश की जब शिनाख्त की जाती है तो उसके हाथ पे लिखे हुए टैटू जिसमें राजा लिखा हुआ था, उससे पता चलता है कि यह लाश राजा रघुवंशी की है। अब लाश मिलने के बाद यह मामला और ज़्यादा हाईलाइट इसलिए हो जाता है क्योंकि पास में ही एक लाल और काले रंग की जैकेट मिलती है, पास में ही एक सफ़ेद रंग की शर्ट मिलती है। तो यह अंदाज़ा लगाया जाने लगता है कि यह लाल रंग की जैकेट और सफ़ेद रंग की शर्ट जो है उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी के हैं। उसमें भी खून के कुछ छींटे मिले, लेकिन शर्ट के अलावा सोनम के बारे में और कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली होती है। राजा की लाश तो उसकी मौत की पुष्टि कर देती है, लेकिन सोनम, मामला और ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। तरह तरह के कयास लगने शुरू हो जाते हैं। कोई किडनैप की बात करता है, शायद अपराधी बांग्लादेश उठाकर ले गए हों, क्योंकि घटना स्थल से बांग्लादेश का बॉर्डर चंद किलोमीटर की दूरी पर ही लगता है और खुला बॉर्डर है, कोई अवरोध नहीं है। तरह तरह के कयासों का दौर जारी होता है। ऐसी स्थिति में एक एसआईटी का गठन कर दिया जाता है मेघालय सरकार द्वारा। एसआईटी अपने जांच पड़ताल में लगी होती है। उसी क्रम में पुलिस को एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता है अल्बर्ट पेड, जो कि मामला ख्यात का रहने वाला होता है। वहीं एक इलाका है मामला ख्यात, वह गाइड का काम करता है। पुलिस को वो बताता है कि साहब 23 मई 2025 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास एक पति पत्नी दंपत्ति थे और साथ में 3 और लड़के थे जो उनके साथ इर्द गिर्द घूम रहे थे। हिंदी में बातचीत कर रहे थे। क्या बोल रहे थे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे हिंदी पता नहीं। मैंने उनसे कहा था कि मैं आपकी मदद करूं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहा नहीं नहीं, हमें आपकी हेल्प नहीं चाहिए। फिर मैं वहां से चला गया। उसके बाद एक और गाइड पुलिस को मिलता है जिसका नाम बांजाई होता है। वो गाइड भी पुलिस को कुछ इसी तरह की जानकारी देता है। इस आधार पर पुलिस आगे बढ़ती है। दोस्तों, अब ऐसी स्थिति में जब एक की लाश मिल चुकी होती है और गाइड से ये पता चलता है कि 3 और नए लोग थे जो इनके इर्द गिर्द घूम रहे थे, पुलिस के सामने प्रथम सवाल यह था कि वो कौन थे। अब पुलिस आगे उन इलाकों के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू करती है जिन जिन इलाकों में ये घूम रहे थे। उसी क्रम में
एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जो कि 4 मिनट 53 सेकंड के आसपास का होता है। उस फुटेज में ये बातचीत कर रहे होते हैं। वही लाल रंग की जैकेट और काले रंग की जैकेट जो कि दोनों साइड से पहने जाने वाली थी, एक तरफ से लाल दिखाई दे रही थी और एक तरफ से काली दिखाई दे रही थी। साथ ही फुटेज में एक शर्ट पहनी हुई लड़की है जो फोन पर किसी से बातचीत कर रही है। पास में एक अल्टो कार होती है जो लाल रंग की है। अल्टो कार के साथ एक लड़का है जो लगातार इन दोनों को देख रहा है। एक और लड़का है जो गाड़ी में बैठा हुआ है। अब इस तरह से कहीं ना कहीं ये 4 मिनट 53 सेकंड की जो सीसीटीवी फुटेज होती है, इससे पुलिस को कुछ आशा जगता है, उसे कुछ सुराग मिलता है, उसे शक होता है पुलिस को। अब इसके आगे पुलिस जो है टेक्निकल साक्ष्य जुटाना शुरू करती है। इस क्रम में जो एसआईटी है वो शुरुआत में मेघालय में आने वाले अलग अलग प्रदेशों के जो लोग थे उनका डाटा उठाना शुरू करती है। लाखों मोबाइलों में से अब कई मोबाइल ऐसे निकल के आते हैं जिनमें से कुछ जानकारी मिलना शुरू होता है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश का एक ललितपुर जगह है, वहाँ का एक गांव है दिगवार, वहाँ का रहने वाला एक लड़का होता है। यह थोड़ा सस्पेक्ट लगता है पुलिस को। अब पुलिस इस सस्पेक्ट का डिटेल खंगालती है तो पुलिस ने देखा कि इसकी बातचीत राज कुशवाहा नाम के लड़के से हो रही है जो नंदबाग इंदौर का रहने वाला है, और इसके संपर्क में था एक विशाल नाम का और लड़का। ये तीनों आपस में लगातार संपर्क में थे। पुलिस ने अपना काम करते हुए जब आगे की जांच पुलिस करती है, आगे बढ़ती है, तो आखिरकार राज कुशवाहा के बारे में यह पता चलता है कि राज कुशवाहा इंदौर में रहकर एक प्लाईवुड कंपनी में काम करता है। आगे बढ़ने पर पुलिस को यह भी पता चलता है कि ये कंपनी देवी सिंह नामक आदमी की है। आगे पुलिस उस जानकारी तक पहुंच जाती है कि देवी सिंह उस गायब सोनम रघुवंशी का पिता है। राज सोनम के यहाँ पर नौकरी करता है और पता चलता है कि जो लड़की गायब हुई है सोनम रघुवंशी, दरअसल ये दोनों आपस में बहुत सारी बातचीत कर रहे होते हैं। तकनीक का युग है। यह भी पता चलता है कि गायब होने के बाद भी सोनम और राज कुशवाहा की बातचीत चल रही होती है। आगे यह भी पता चलता है कि दोनों दुकान पर रहकर एक दूसरे से दोस्ती कर बैठते हैं, प्यार कर बैठते हैं और साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। लेकिन इसी बीच में सोनम की शादी तय हो जाती है। अब शादी तो तय हो जाती है, समाज में पत्रिका छप जाती है। इस पत्रिका के छपने के बाद दोनों परिवार आपस में मिल जाते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा मसला हो जाता है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं लड़की वालों की तरफ से लड़की पर दबाव बनाया गया हो, इसलिए शायद लड़की ने शादी के लिए मंजूरी दे दी थी। लेकिन अर्ध स्वीकृति कहें या पारिवारिक दबाव में शादी की स्वीकृति देने के बाद लड़की ने शायद कुछ ऐसा ठोस प्लान बनाया। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि शिलोंग घूमने का प्लान लड़की ने ही बनाया। दरअसल दोस्तों, शिलोंग में वहाँ पर जहाँ ये घटना हुई है, पहले भी कई दंपतियां गायब हो चुके हैं और गायब होने के बाद उनके बारे में ज़्यादा कुछ छानबीन पहले कभी नहीं हुई। उनके बारे में कुछ ज़्यादा पता चला नहीं। कभी मीडिया में ऐसी कोई खबर आती भी थी तो थोड़ी बहुत चलने के बाद मामला दब जाया करता था। इसलिए यह मामला इतना हाईलाइट हो जाएगा, इस बात की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यूट्यूबर्स ने इस मामले को इतना हाई पे पहुंचा दिया कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस घटनाक्रम की चर्चा होना शुरू हो गया। आखिरकार पुलिस अपना काम कर ही रही होती है। इसी क्रम में 8 और 9 जून 2025 की रात को मेघालय और इंदौर पुलिस ने आपस में एक कंबाइंड ऑपरेशन चलाया और ऑपरेशन चलाने के बाद ललितपुर से आकाश लोधी को पुलिस ने उठाया, इंदौर से राज कुशवाहा को उठाया और इंदौर से ही विशाल चौहान को पुलिस ने उठा लिया। साथ ही मध्य प्रदेश के सागर से आनंद कुर्मी नामक एक और लड़के को पुलिस ने उठाया। इधर पुलिस ने इन चारों लड़कों को हिरासत में ले लिया। उधर जो लड़की होती है सोनम रघुवंशी, उसकी तलाश लगातार जारी होती है। मेघालय पुलिस शिलोंग की उन वादियों में, उन घाटियों में जहां संभावित अनहोनी की आशंका थी, ढूंढ रही होती है, तलाश कर रही होती है। लेकिन वो लड़की वहां नहीं थी, बल्कि
वो लड़की वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर जा चुकी थी और 8 और 9 जून की रात बनारस गोरखपुर हाईवे पर यूपी के जिला गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र में एक जगह पड़ता है अंकुशपुर। वहाँ एक कॉफ़ी चाय की दुकान, आप उसे ढाबा भी कह सकते हैं, जिसका नाम नक्काशी चाय जायका है। वहाँ पर रात करीब 1:30 बजे के आसपास एक लड़की पहुँचती है, जिसने काली रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी और काले रंग की पैंट पहनी हुई थी। बदहवास हालत में बैठी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं। तभी एक लड़का जो ढाबे में काम करता है, उसकी नज़र उस पर पड़ती है। वो उसको लाकर चाय पिलाता है, कुछ खाने को देता है, पानी पिलाता है। फिर वो जाकर पूछता है, मैडम मैं आपके लिए और क्या लेके आऊँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लड़की थोड़ी परेशान थी, बदहवास थी, कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। तभी जब स्थिति बिगड़ जाती है, उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आता है, वो कुछ बोलती नहीं है। तब वो कहता है कि मैडम बताइए क्या करना है। फिर भी वो कुछ नहीं बोल पाती है, नहीं बोलती है। तब वो लड़का अपने मालिक के पास जाता है। अपने मालिक, जिसका नाम साहिल यादव है, उससे जाकर कहता है, साहब एक लड़की अजीब सी हरकतें कर रही है, आपको जाकर देखना चाहिए। फिर उस ढाबे का मालिक साहिल यादव उस लड़की के पास पहुंचता है, उससे बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद लड़की रोते हुए कहती है कि मुझे आप अपना फ़ोन दे दीजिए, मुझे अपने घर वालों से, परिवार वालों से बातचीत करनी है। ढाबा मालिक को लगता है कि मदद कर देनी चाहिए। परदेशियों की मदद करना कौन सी बुरी बात है, इसमें तो कोई बुराई है नहीं। अब वो ढाबा मालिक जो साहिल यादव होता है, वो अपना मोबाइल सोनम रघुवंशी को दे देता है और देकर वहाँ से अलग हट जाता है। सोनम रघुवंशी रोते हुए, बिलखते हुए अपने भाई को फ़ोन करती है और बात करते करते भाई को कुछ जानकारी देती है। यह यकीन नहीं हो रहा था कि जो बहन जिसको हम शिलोंग में ढूंढ रहे हैं, वो वहाँ से इतनी दूर, करीब 1100-1200 किलोमीटर दूर जो भी हो, वहाँ क्या कर रही है। भाई को यकीन नहीं हो रहा था। भाई गोविंद कहता है कि वीडियो कॉल करो, तब मैं यकीन करूँगा। दोबारा से वीडियो कॉल होती है, वह देखता है कि सचमुच उसकी बहन ही है। इसके बाद उसका भाई गोविंद इंदौर पुलिस से संपर्क करता है और इंदौर की पुलिस ने गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया और यह संपर्क होने के बाद आखिरकार पुलिस, गाजीपुर पुलिस, नज़दीकी थाना क्षेत्र की जो पुलिस है, वो मौके पर पहुंचती है। तो यह देखती है कि लड़की जब अपने भाई से बात करती है तो बात करते करते बेहोश हो जा रही है। उस समय रात के तकरीबन 3 बज रहे होते हैं। नज़दीकी पुलिस स्टेशन के एसओ लड़की को उठाकर सीधा जिला अस्पताल ले जाते हैं। पहले उसका चेकअप कराया जाता है और चेकअप कराने के बाद उसकी मेडिकल स्थिति देखी जाती है। मेडिकल स्थिति देखने के बाद उस लड़की को पास में ही सखी वन स्टॉप सेंटर, जो कि महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज परिसर में बना हुआ है, वहाँ पर उसको जमा कर दिया जाता है। अब इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में इस लड़की के मिलने की चर्चा शुरू हो जाती है। मैंने जब खुद ही सुबह सुबह टीवी खोला तो देखा कि सोनम रघुवंशी यहाँ से गाजीपुर फलाने फलाने हाईवे से यहाँ से बरामद। पहले शुरुआत में तो यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि लाल कपड़े, लाल रंग के जैकेट में जो खून के धब्बे मिले हैं, कहीं ना कहीं लड़की मर चुकी है या मारी जा चुकी है, उसके साथ भी कोई घटना हो चुकी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, लड़की मिल जाती है। लेकिन जिस रूप में लड़की मिलती है उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि यह पति की हत्या करके यहाँ मिलेगी। आखिरकार उत्तर प्रदेश के पुलिस के पास बात पहुँचती है। यूपी के वरीय पुलिस अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, उन्होंने कहा कि मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के हम संपर्क में हैं, वह जब चाहे लड़की को ले जाएं, हम जांच में पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अब आगे मेघालय पुलिस भी पहुंचती है। गाजीपुर पहुंचने के बाद उसको अपने कब्जे में लेकर वहां से वो मेघालय के लिए निकल जाती है। 10 जून को बक्सर के रास्ते वो पटना पहुंचती है और पटना से वो मेघालय के लिए निकल जाती है। बीच में एक खबर ये भी थी कि बक्सर से पटना के रास्ते में बिहार पुलिस ने मेघालय पुलिस को एस्कॉर्ट नहीं दिया, बीच रास्ते से छोड़ दिया, कुछ समय के लिए बाधा पहुंची थी। लेकिन अब जानकारी है कि वो मेघालय के लिए निकल चुकी है। मेघालय पुलिस ने यह जानकारी पुख्ता कर लिया था
कि इस लड़की का एक लड़के से, जिसका नाम राज कुशवाहा है, उससे अफेयर है। यह भी निश्चित हो चुका है कि पति की हत्या में सोनम शामिल है। पुलिस अब पूछताछ कर यह जानने की कोशिश करेगी कि किसके कहने पर हत्या की, किसने हत्या की, हत्या का प्लान किसने बनाया, कैसे हत्या की गई, क्या और भी कोई सहयोगी था इस हत्या में, क्या अकेली सोनम ही पूरे हत्या को लीड की, उसकी मुखिया सोनम ही है, या फिर राज कुशवाहा इसमें मेन अपराधी है, आरोपी है। हालांकि जितने भी प्यादे हैं सबके सब गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस बारी बारी से सबसे पूछताछ करेगी। जाहिर सी बात है, जब लड़की पकड़ी गई तो उसने एक नई कहानी बनाना शुरू कर दिया। वो लगातार बेहोश हो रही थी, उसको बेहोशी में रखा गया था और वो यहाँ ला के डाल दी गई है, वो ऐसा दिखाने का प्रयास कर रही थी। 1100-1200 किलोमीटर, ये कोई जादूगरी तो हो नहीं सकती। इसमें कहीं ना कहीं लड़की कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, कोई ना कोई कहानी उसके दिमाग में चल रही होगी, उसको गढ़ेगी। लेकिन जब 3rd डिग्री मिलेगा तो जाहिर सी बात है, कहते हैं ना, मुर्दे भी बोलने लगते हैं पुलिस की मार के आगे। ये भी सब कुछ बताएगी, सब कुछ बोलेगी, सारे राज खुलेगी और जल्दी ही सारे राज हम लोगों के सामने होंगे। दोस्तों, इंदौर से 21-2200 किलोमीटर दूर शिलोंग में हत्या किया जाता है, फिर लड़की यूपी से बरामद होती है। पुलिस हर एक कड़ी को जोड़ेगी। वैसे पुलिस ने बहुत सारी कड़ियों को तो जोड़ भी लिया है, बस यह पर्दा हटाना बाकी है कि कौन कातिल है, किसने किसने क्या क्या रोल अदा किया है। जो सीन क्रिएट किया गया है, यानी कि उस लड़के को किसी धारदार हथियार से सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, चारों तरफ से मारा गया था और उसको मारने के तरीके का मकसद यही लगता है कि वह मर भी जाए और पूरी घटना लूट की घटना लगनी चाहिए। वो सोने की चेन जो पहनाई गई थी राजा रघुवंशी को, इसीलिए ताकि वह लूट की घटना बनाई जा सके और इस घटनाक्रम को पुलिस लूट ही समझती रहे। अगर बाय द वे पुलिस इसका खुलासा करे भी तो बात बस एक सामान्य लूट की घटना तक सिमट कर रह जाए, लगे कि शायद लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दे दिया और लड़की वापस अपने प्रेमी के पास पहुंच जाएगी। हालांकि पुलिस जांच होना बाकी है, जल्दी ही सभी परतें खुलकर हमारे सामने आएंगी। मित्रों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको सावधान करना है। दोस्तों, चलते चलते एक बात और कहनी है कि आजकल जब शादियां होती हैं, आपने देखा जैसे मेरठ की मुस्कान का मामला था, या फिर एक औरैया की एक लड़की, उसने अपने शादी के कुछ दिन बाद पति को मरवा दिया। ऐसी स्थिति में अगर लड़के वाले किसी लड़की को देखने के लिए जाते हैं तो एक बात सबसे पहले पूछें, भाई तुम्हारा किसी के साथ अफेयर तो नहीं है? अगर तुम्हारा अफेयर है तो इस रिश्ते को हम बिल्कुल नहीं करेंगे, और अगर अफेयर है तो आप जहाँ चाहो वहाँ शादी कर लो, कम से कम उस लड़के की जान तो बच जाएगी। माँ बाप को पहले से ही जानकारी होती है, शायद इस घटना में भी माँ बाप को पूरी की पूरी जानकारी है, वे सिर्फ स्वांग रच रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। शायद माँ बाप सब जानते थे लेकिन नहीं चाहते थे कि सोनम हमारे कंपनी में काम करने वाले नौकर के साथ रहे, उसके साथ उसकी शादी हो। हालांकि पुलिस की जांच के बाद यह स्पष्ट हो ही जाएगा। वैसे लड़की का बाप जिस तरह से बयान दे रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे कि उसकी लड़की कुछ जानती ही नहीं है, लेकिन पुलिस के पास ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें लड़की ही मुख्य अपराधी के तौर पर सामने नजर आती हुई दिख रही है। दोस्तों, एक और निवेदन है, चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। हम लोग फिर अगले वीडियो में किसी नई घटना, किसी नए समाचार, किसी नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। तो मित्रों, कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर भी संभव हो तो करें, और एक निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आप सहयोग भी कर सकते हैं
यूपीआई आईडी और बैंक डिटेल भी है, आप चाहे तो सहयोग भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग फिर, तब तक के लिए नमस्कार।